नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी बढ़वार के लिए जौ की फसल में जरूरी कार्य। पशुओं को अंतः और बाह्य परजीवियों से बचाने के उपाय। हमारे राज्य में जिन किसानों ने जौ की फसल लगा रखी है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इसके बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ VL ओला। किसान भाइयों, अभी जो रबी की सीजन के अंदर अपने जौ के अंदर जो शुरुआती शस्य की रहे हैं, इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। जौ की बुआई के बाद फसल उगने के साथ साथ कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं, जो फसल से खाद, पानी, प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करते हैं और कई तरह के कीट और रोगों को आश्रय भी देते हैं। इसके कारण फसल की बढ़वार कम होती है। तो जौ की फसल में खरपतवार नियंत्रण किस तरह से किया जाए जिससे फसल की अच्छी बढ़वार हो सके, आइए जानते हैं। साथ ही साथ इसमें जो निराई गुड़ाई के द्वारा या समय पे खरपतवार प्रबंधन द्वारा और सिंचाई प्रबंधन के द्वारा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई, जौ के अंदर अच्छा उत्पादन लेने के लिए निराई गुड़ाई अपने को 30 से 35 दिन पर करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो पहली सिंचाई के 10 से 12 दिन के अंतराल के अंदर अंदर निराई गुड़ करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जंगली जई और गुल्ली डंडा की, या जिसको गेहूँसा भी बोलते हैं, इसके नियंत्रण हेतु 500 ग्राम से 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आइसोप्रोट्यूरान मेजोबेंजोथायुरान कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार जिन किसान भाइयों के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की समस्या है, उसके लिए सल्फोसल्फ्यूरान है, जो 30 से 35 दिन पर स्प्रे करके आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, जौ की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करने से फसल की बढ़वार अच्छी होने के साथ पैदावार भी अधिक मिलती है और सूक्ष्म विधि से सिंचाई करने पर पानी की बचत होने के साथ साथ श्रम और समय की बचत होती है। किसान भाइयों, जौ के अंदर अपने जो हल्की या दोमट मृदाएं हैं, उसमें अपने को 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, या जो भारी मृदाएं हैं उनमें 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई 25 से 30 दिन पर करना अधिक लाभकारी रहता है और बाद में इसके हर 20-20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करके अच्छा उत्पादन किसान भाई ले सकता है। फसल की बढ़वार में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है। किसान भाइयों ने जौ की बुआई के समय NPK डाली है और अब खड़ी फसल में कौन सा पोषक तत्व कब प्रयोग करें जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो और आने वाले दिनों में भरपूर पैदावार मिले, इस बारे में जानते हैं। इसी प्रकार जैसे जौ के अंदर जो पोषक तत्व प्रबंधन है, इसमें अपने को जौ के लिए लगभग 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के समान समय आधारीय देना लाभकारी रहता है। और साथ ही साथ जो बाकी का 40 किलोग्राम है, वह पहली सिंचाई में दे करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस प्रकार से इन जो सभी विधियां हैं, जो शुरुआती शस्य क्रियाएं, जो खरपतवार प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन के द्वारा किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आम के बाग एक निश्चित आयु के बाद फल देना कम कर देते हैं। ऐसे में किसान इन पुराने वृक्षों का जीर्णोद्धार करके उन्हें फिर से उपयोगी बना सकते हैं और इसके लिए खास तरीकों से
वृक्षों की कटाई का काम किया जाता है, जिससे उनमें आगे चलकर फिर से अच्छा फलन शुरू हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुनेश्वर प्रसाद से। जब ये अपनी युवावस्था को प्राप्त कर लेता है और उसके बाद ये फलन कम होने लगता है और पौधे जो अपने वृद्धावस्था में जाने लगती है, तब हम इसके जीर्णोद्धार करते हैं कि वह पुनः युवावस्था को प्राप्त कर वो अपनी उत्पादकता को बनाए रखें। इस क्रिया को हम लोग जीर्णोद्धार कहते हैं। और ये जीर्णोद्धार की प्रक्रिया जो है आम के पौधे में, जो 40 साल के पौधे से ऊपर के होते हैं, उसमें करना लाभप्रद रहता है। तो इसका सही काटने का समय जो है नवंबर-दिसंबर का माह है। आम के पुराने, घने एवं आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी वृक्षों की सभी अवांछित शाखाओं को पहले चिन्हित कर लेते हैं। फिर दिसंबर माह में चिन्हित शाखाओं की भूमि सतह से लगभग 4 से 5 मीटर की ऊंचाई पर आरी से कटाई करते हैं। कटाई के लिए शक्ति चालित आरी अधिक उपयुक्त रहती है। सूखी, रोग ग्रसित एवं पेड़ के बीच की घनी शाखाओं को काटकर निकाल देते हैं। लेकिन काटने के पहले पुराने वृक्ष में इतने मोटे तने होते हैं कि काटने के समय में ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पौधे को काटने के बाद वो फटे नहीं और पौधे को नुकसान भी ना हो, दूसरी डालियों को नुकसान भी ना हो। तो इस तरह से इसके काटते हैं, कटाई की जाती है। कटाई करते समय ये सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि अनावश्यक रूप से शाखाओं का निचला भाग फट न जाए। इसलिए पहले आरी से नीचे की तरफ लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर कटाई कर फिर टहनी के ऊपरी भाग से कटाई करते हैं। कटाई के तुरंत बाद 1 किलोग्राम फफूंदीनाशक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 250 ग्राम अरंडी का तेल उचित मात्रा में पानी में मिलाकर तैयार लेप करें और लेप शाखाओं के कटे हुए भाग पर लगाएं, ताकि सूक्ष्म जीवाणुओं तथा रोगों का संक्रमण न हो सके। जब हम कटाई कर लेते हैं तो कटाई के तुरंत 1 दिन के अंदर में उसकी सारी डालियों को उस जगह से हटा करके दूसरी दूर जगह पर रखना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि उस पौधे से एक तरह का गंध निकलती है, जिससे कि आम के तना छेदक कीड़ों का प्रकोप उसमें होने की संभावना रहती है। इसको निकालने के बाद ये पूरे पौधे को चूने और ब्लू कॉपर के घोल से इसको पुताई कर देते हैं। 1 लीटर का जो चूना का घोल है उसमें 2 से 3 मिलीलीटर क्लोरीपैरीफास दवा का घोल और 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लू कॉपर का दवा मिला करके उसको पूरा पुताई कर देते हैं, जिससे कि उसमें बाहर से एक कवच का बन जाए और उस पर कोई भी रोग और कीड़ों का प्रकोप न हो। जीर्णोद्धार के लिए आम वृक्षों की कटाई बाग की एकांतर पंक्तियों में करनी चाहिए, जिससे बागवानों पर आर्थिक प्रभाव कम पड़ता है। इसके तुरंत बाद ये देखा जाता है कि और उसकी हल्की सिंचाई करने भी आवश्यकता है कटने के बाद। और फरवरी माह में, क्योंकि फरवरी माह के बाद इसके पत्ते और कल्ले निकलना शुरू होगा, उस समय उसको पोषक तत्व प्रबंधन करना अति आवश्यक है। इसमें हम यूरिया लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम और पोटास 1.5 किलोग्राम की मात्रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन फरवरी माह में हम यूरिया का आधा ही प्रयोग करते हैं, लगभग 1.25 किलो प्रयोग करेंगे और सिंगल सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास 1.5 किलोग्राम का प्रयोग करेंगे। जब जुलाई में जब बरसात की शुरुआत होने लगती है, उस समय हम शेष यूरिया का प्रयोग करेंगे और उसी समय में हम लगभग 1 से 1.25 क्विंटल गोबर का खाद का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जब ये पौधे में से कल्ले बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, कल्ले जब ज़्यादा आ जाएंगे तो उसको विरलीकरण भी ज़रूरी है, उसकी छटाई कटाई भी करनी ज़रूरी है। नहीं तो ज़्यादा संख्या में आने के बाद वो पौधे की जो डायरेक्शन है या पौधे का जो विन्यास है उसको हम सही रूप से नहीं रख पाएंगे। इसीलिए हम लोग शुरुआती दौर में 8 से 10 कल्ले ही रखते हैं और फिर धीरे धीरे पुनः करके चारों दिशा में हम लोग 4 कल्लों का ही विकास करने के लिए देते हैं, जिससे कि वो पौधे अपनी आकार को ले सके, छत्रक नुमा आकार को ले सके।
नवसृजित कल्लों को पत्ती खाने वाले कीट अधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके लिए कार्बरिल कीटनाशी दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। साथ ही पर्ण धब्बों की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दूसरी बात ये है, जो कटाई के बाद जो खाली जगह बचती है उसमें हम कोई भी बहुस्तरीय प्रणाली की फसल ले सकते हैं, जो कम दिनों की हो, जो 2 से 3 महीने की हो, 4 महीने की हो। इसमें हम जो भी सब्जियां हैं, सब्जियों की खेती कर सकते, जैसे टमाटर हो गया, फ्रेंच बीन हो गया, है ना, पालक हो गया, बोदी हो गया, बोरा हो गया, इन सभी चीज़ों की खेती कर सकते हैं, जिससे कि हमें उस जो बीज का अंतराल है उसमें अच्छा हमको उत्पादकता मिल सके। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली प्रदेश के बहुत से किसान भाई पशुओं का पालन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इन पशुओं में कभी कभी परजीवियों की समस्या आ जाती है, जिससे उनका शारीरिक विकास बाधित होता है। तो कैसे बचाएं इन परजीवियों से पशुओं को, इस विषय पर अपने सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी। किसान भाई, जहाँ तक बात है कि परजीवी की, तो परजीवी हमारे पशुओं के लिए दूध उत्पादन और साथ में उनके स्वास्थ्य के लिए ही बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है। परजीवी जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतः परजीवी और दूसरा होता है बाह्य परजीवी। तो हमारा जो बाह्य परजीवी है, जिसमें हमारे जू, किलनी, मक्खी, मच्छर, पिस्सू इत्यादि ये हमारे बाह्य परजीवी हैं, जो हमारे पशुओं को काफ़ी प्रभावित करती हैं, उनके रोग बीमारियां फैलाने में, साथ ही दूध उत्पादन में। पशुपालक भाइयों, परजीवी पशुओं का खून चूसकर इन्हें कमजोर बना देते हैं और पशुपालक समझ ही नहीं पाते हैं कि पशु खाते पीते भी कमजोर क्यों हो रहा है, और इसका सीधा प्रभाव पशु के दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। और यदि बछड़े और बछड़ियां हैं तो इनकी वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इतना ही नहीं, पशु विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो बाह्य परजीवी जो हमारे, जिसमें किलनी सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, ये करते क्या है कि उनके अंडे जो होते हैं, जो एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, वो वयस्क जहाँ पे पशुशाला है उसके दरार है या जो दरवाजे खिड़कियाँ जहाँ पे कोने में है, ये वहाँ पे जाकर के उसके बच्चे जो होते हैं, अंडा देने के बाद ये अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो चिपक जाते हैं जाके, फिर ये दूसरे पशु में जाकर के चिपक करके फिर ये अपने जीवन जो चक्र है पूरा करते हैं। किलनी करता क्या है कि ये हमारे जानवर के शरीर में ये चिपक जाता है और ये बीमार जानवर से ये स्वस्थ जानवर में उनके खून के माध्यम से बीमारियों को फैलाता है। तो ये अंडे के लार्वे जो जाकर के जो हमारे छुपे होते हैं, वो उनके हम चूने का या जो भी हमारे डिसइंफेक्टेंट है उनका प्रयोग करके इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो अंतः परजीवी हैं, जो कि यह बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर होते हैं और अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर होते हैं, उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो होता है कि जिसे हम लोग फीता कृमि या टैपवर्म कहते हैं, दूसरा है राउंड वर्म या जो गोल कृमि है, तीसरा है नीमेटोड्स। ये 3 प्रकार से अंतःपरजीवी जो पशुओं के शरीर में पहुंच करके उसके यकृति जो लीवर होता है उसको डैमेज कर देते हैं, या और भी अंगों पे ये पहुंच करके चिपक करके बहुत तेज़ी से और इसका
यहाँ तक प्रभाव पड़ता है कि जानवरों के जो प्रजनन क्षमता में भी ये दूध उत्पादन के साथ साथ प्रजनन भी प्रभावित करता है। भाई ये वाह अंतः परजीवी से जो पशु हमारे प्रभावित होते हैं, तो ये प्रायः देखा जाता है कि हमारे जो पशु होते हैं, जो भी बीमार पशु होते हैं, उसके लक्षण होते हैं कि वो हमारा जो जानवर होता है वो सुस्त हो जाता है, साथ में उसके दूध उत्पादन में कमी आ जाती है और साथ ही उनके खाने पीने में अरुचि हो जाती है, या आपको लगता है कि हमारा जानवर बहुत खा रहा है, लेकिन वो जो अंतः परजीवी है वो परपोषी के रूप में उसके शरीर के अंदर बैठा हुआ वो पोषक तत्व को ग्रहण करता है और वो अपना वृद्धि विकास करता है। तो देखने में तो जानवर आपको लगेगा कि स्वस्थ है, लेकिन अंदर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। इसका प्रभाव पड़ता है कि वो उसकी प्रजनन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और साथ ही दूध उत्पादन भी उसका गिरता है। तो किसान भाई जो भी अपने जानवर हैं, उन जानवरों को अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं या उनको समस्या दिखाई दे रही है, तो इसकी सावधानी के रूप में बचाव के उपाय पहले से कर लें। उसके लिए हमारे जो अंतः परजीवी वाय परजीवी के लिए जो दवाएं एल्बेंडाजाल, फेबेंडाजाल, नीलजान जो हमारे हैं, इसके अलावा आजकल पेनाक्योर और नई जो आइवरमेक्टिन है, इंजेक्शन भी आ गया है कि वायवा अंतः परजीवी। तो जो भी हमारे ये जो आधुनिक दवाएं हैं जो हमारे नज़दीकी पशु चिकित्सालय वहाँ उपलब्ध है, या आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेकर के कि प्रत्येक 3 माह पे, अथवा अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है या आपकी जानकारी नहीं है, तो कम से कम बरसात से पहले और बरसात के बाद ज़रूर हम वायवा अंतः परजीवी के, चाहे वो टैबलेट के रूप में, चाहे लिक्विड फॉर्म में या इंजेक्शन के रूप में अपने जानवरों को ज़रूर इनको दें। किसान भाइयों, इलाज से बचाव बेहतर है, तो पशुपालक अपने पशुओं को परजीवियों के प्रकोप से बचाव के लिए पशुओं को तालाब, बावड़ियों में भरा गंदा पानी नहीं पिलाएं। इसके अलावा पशु को नदी नालों के पास नहीं चराएं, क्योंकि इस गंदे पानी को पशु द्वारा पीने या नदी नालों के पास पशु को चराने से कई तरह के कीड़े पशु के पेट में चले जाते हैं। इसलिए पशुपालक भाई पशुओं को स्वच्छ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। तो आगे आने वाली जो हमारा उत्पादन है या पशु को स्वस्थ रख सकते हैं और अनेक रोग बीमारियों वायु परजीवी या अंतः परजीवी के द्वारा जो फैलने वाली है, उससे हम अपने जानवरों को बचा सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जयपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। समय पर बोई गई गेहूं की फसल में बुआई की 28 से 35 दिनों के बाद चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2,4-D ईस्टर शाकनाशी की 500 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर व सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए आइसोप्रोट्यूरान 750 ग्राम सक्रिय तत्व को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। देरी से बोए जाने वाले गेहूं की बुआई का समय है, इसके लिए राज 3765
राज 3777 एवं राज 4238 देरी से बुआई के लिए उन्नत किस्में हैं। बीज की दर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। सरसों की फसल में मोयला कीट के प्रकोप पर नजर रखें। मोयला कीट का प्रकोप दिखाई देते ही मिथाइल ओडिमेटान 25 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मटर की फसल में फली छेदक लट का प्रकोप दिखाई देने पर एसीफेट 75 SP की 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। गोभी और मूली में मोयला कीट के प्रकोप की संभावना है। मोयला कीट के नियंत्रण के लिए एसीफेट 75 SP की 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। स्प्रे के बाद 3 से 4 दिनों तक के लिए मूली और फूल गोभी का उपयोग नहीं करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव असोरा जिला बांसवाड़ा के सीताराम यादव ने। आपने फसलों को दीमक कीट से बचाने के उपायों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। दीमक की रोकथाम। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।